नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स स्कूल पर। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपकी क्लास 11th अकाउंट से उसको कंप्लीट कराऊंगी। तो आप एज ए इसको एक मैराथन बोल सकते हो कि आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th अकाउंट से उसको कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि टाइम बहुत ही कम है, आपका स्टेट पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम होने वाला है, तो बहुत ही कम टाइम है। तो जिस तरह से मैं आप लोगों को अभी वीडियोस प्रोवाइड करा रही हूँ, तो उस तरह से तो आपका जो सिलेबस है वह कंप्लीट नहीं होगा। तो मैं सोच रही हूँ आज जैसे आज की जो ये मैराथन रहेगी, तो इसी तरह से 2-4 वीडियो हम लेके आए एज अ मैराथन, और जो आप लोगों का सिलेबस उसको कंप्लीट कराए। तो ये जो आज की वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, एक बार जरूर इसको देखना और सुनना। और इसके बाद आज की जो ये वीडियो है, ये जब आप वीडियो कंप्लीट होने के बाद फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखना। तो जो क्लास 11th में से जो क्वेश्चन आ रखे हैं, तो डेफिनेटली आप उन सभी क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, लेकिन वह तभी पॉसिबल होगा जब आप आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे। और इसी के साथ ही अगर आज की ये वीडियो है इसको देखना, और अगर आपको अच्छी लगे तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर यहाँ ये वाली वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो फिर मैं, जैसे कि मैंने आपको बोला है, 2-4 वीडियो मैं इसी तरह से ले आऊंगी एज अ मैराथन, और आपका पीजीटी कॉमर्स का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करा दूंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे आपको बताती जाऊंगी, तो कोशिश करूंगी कि बाद में फिर इससे ये जो यहाँ पे एक तरह से एज ए शॉर्ट नोट्स आपके बन जाएंगे, तो फिर इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, और आप चाहो तो साथ के साथ राइट डाउन कर सकते हो, और बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल टू द पॉइंट हम बात करेंगे। जो एग्जाम ओरिएंटेड आपके पॉइंट्स रहेंगे, जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रहेगा वह मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी, आप उसको स्टार मार्क कर लेना। तो वैसे तो सारे मैं आपको इंपॉर्टेंट ही कराऊंगी। तो देखिए, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की बात करती हूँ, तो 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है। तो 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हमारे कौन कौन से हैं? पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग एडजस्ट कर लेना, अभी ज्यादा वैसा लिखूंगी तो इतना टाइम नहीं है। ठीक है, सेकंड हमारा रियल अकाउंट है, और हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, कई बार आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पूछ लिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ पर्सनल अकाउंट। तो अगर मैं बात करती हूँ पर्सनल अकाउंट की, तो पर्सनल अकाउंट के लिए आपको जो ध्यान में रखना है, इसके अंदर आपको 4 चीजें, ठीक है, 4 थिंग्स ये ध्यान में रखना। अगर ये गिवन है तो वह आपका पर्सनल अकाउंट है। तो देखिए, कोई भी अगर हमारा नेचुरल पर्सन है, ठीक है, अगर नेचुरल पर्सन है तो वह किसके अंदर आएगा? पर्सनल अकाउंट के अंदर। सेकंड हमारा क्या है? कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, वह भी हमारा किसके अंदर आएगा? पर्सनल अकाउंट के अंदर। अगर मैं थर्ड बात करती हूँ, तो आपका लाइबिलिटीज है अगर आपकी, वह भी किसके अंदर आएगी? पर्सनल अकाउंट के। फोर्थ अगर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पे ना आपको 4 वर्ड्स गिवन मिलेंगे। ठीक है, अगर ये 4 वर्ड्स है तो समझ लेना वह आपका क्या? पर्सनल अकाउंट। या इसी के साथ ही मैं बोलती हूँ, जो लाइबिलिटीज है और जो आपका ये 4 वर्ड्स है, अभी मैं बताऊंगी 4 वर्ड्स कौन से है, इनको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में गिवन है पर्सनल अकाउंट तो, और रिप्रेजेंटेटिव नहीं गिवन है, तो उस केस में तो आपको क्या करना है? इसको पर्सनल अकाउंट डालना, लाइबिलिटीज और जो 4 वर्ड्स मैं अभी आपको बताऊंगी। और अगर गिवन है रिप्रेजेंटेटिव तो फिर आप रिप्रेजेंटेटिव डाल लेना। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया टाइप्स ऑफ अकाउंट की अगर मैं बात करती हूँ, तो 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट के अंदर हमें 4 थिंग्स जिसको इंक्लूड करते हैं। 4 थिंग्स कौन कौन सी? नेचुरल पर्सन। तो जो भी नेचुरल पर्सन होंगे, नेचुरल पर्सन कौन है? आप, मैं, हम सभी जो चलते हैं फिरते सांस लेते हैं, वे सभी क्या है? नेचुरल पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना भी, जैसे मैं मनीषा नेचुरल पर्सन हूँ। ठीक है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, वो भी क्या है? नेचुरल पर्सन है। इसी के साथ ही इसके अंदर जो नेक्स्ट है हमारा है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन किसको बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स द पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, जो किसके द्वारा क्रिएट हुआ है? क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ ने उसको क्रिएट किया है। एंड जो वाइंडिंग अप होगा उसका, ठीक है, और जो वाइंडिंग अप होगा वह कौन करेगा? ओनली बाय द लॉ, और लॉ के द्वारा ही उसका वाइंडिंग अप होगा, तो वह क्या कहलाता है? आपका आर्टिफिशियल पर्सन। और तो जो भी आर्टिफिशियल पर्सन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी कंपनी का नेम है, कोई भी बैंक है, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल की बात करती हूँ, तो कोई भी बैंक अकाउंट अगर हम बात करते हैं, तो वह हमारा क्या कहलाएगा? आपका नेचुरल पर्सन कहलाएगा। ठीक है, तो कोई भी कंपनी अकाउंट्स है हमारा, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है हमारी, तो ये क्या कहलाएगी? हमारी आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका थर्ड है आपका जो अकाउंट है लाइबिलिटीज। तो जितनी भी लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटीज बेसिकली हमारा क्या है? इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ द फाइनेंशियल नेचर टू बी सेटल्ड एट द फ्यूचर डेट। तो जो लाइबिलिटीज है ये क्या है?
एक तरह से जो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ लाइबिलिटीज की, ये ऑब्लिगेशन है कि जिनको हमें फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा, इनकी पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये एक तरह से बोझ है कि हाँ भी जो बिजनेस है, जो फर्म है, उसको इसकी पेमेंट करनी है। तो ये बेसिकली जो भी लाइबिलिटीज रहेगी, तो लाइबिलिटीज हमारी दो तरह की होती है, आप सभी को पता ही है। एक तो होती है हमारी करंट लाइबिलिटी, ठीक है, एक तो हमारी होती है करंट लाइबिलिटी, और सेकेंड हमारी होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी आप सभी को पता है, जिसकी जो पेमेंट है विच हैव टू बी पेड विद इन 12 मंथ्स, जिसकी हमें पेमेंट कितने टाइम के अंदर करनी है, विद इन 12 मंथ्स के अंदर जिसकी हमें पेमेंट करनी है, वह कहलाती है करंट लाइबिलिटी। और अगर मैं बात करती हूँ नॉन करंट लाइबिलिटीज, तो जो लाइबिलिटी विच हैव टू बी पेड आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर जिसकी हमें 1 साल के बाद पेमेंट करनी पड़ती है, वह हमारी कहलाती है नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज भी हमारा बेसिकली क्या कहलाएगी, ये भी हमारी कौन सी है, पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगी। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला था 4 वर्ड्स, तो अभी मैं बताती हूँ 4 वर्ड्स कौन कौन से है, तो थोड़ा ध्यान से देखना 4 वर्ड्स हमारे कौन कौन से है। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम 4 वर्ड्स की। अगर ये 4 वर्ड्स गिवन है तो इट मीन्स वह आपका कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, या फिर हम उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी बोलते हैं। तो 4 वर्ड्स कौन कौन से है, एक तो हमारा है एक्रूवल, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना। अगर आपको एक्रूवल वर्ड गिवन है, और इसके बाद जो सेकेंड वर्ड है वह है आपका आउटस्टैंडिंग, अगर आपको आउटस्टैंडिंग वर्ड गिवन है। ठीक है, अगर मैं थर्ड बात करती हूँ तो थर्ड आपका एडवांस, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, प्रीपेड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये, और फोर्थ वर्ड है हमारा अनअर्न, अनअर्न। ठीक है, अगर ये हमारे 4 वर्ड गिवन है, इफ दीज 4 वर्ड्स एज सफिक्स और आपके अफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स या सफिक्स के आगे पीछे कहीं पे भी गिवन है, विद एनी इनकम, ये 4 वर्ड किसके साथ मिलेंगे आप लोगों को, विद एनी इनकम, या तो किसी भी इनकम के साथ है, या फिर किसके साथ है, एक्सपेंडिचर के साथ है। तो अगर इनकम या फिर एक्सपेंडिचर के साथ अगर ये वर्ड आपके गिवन है, तो वह आपका कौन सा अकाउंट बन जाएगा, पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। और वैसे हम इनको इसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी बोलते हैं, किसको, लाइबिलिटीज को और फॉरवर्ड्स को। तो अगर जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर क्वेश्चन के अंदर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट गिवन है तो आपको उस पर टिक करना। अगर रिप्रेजेंटेटिव वर्ड गिवन नहीं है, सिर्फ आपको पर्सनल अकाउंट गिवन है, तो फिर आपको पर्सनल अकाउंट पर टिक करना। तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स। अब इनका मीनिंग भी आपको फटाफट से बता देती हूँ मैं। एक्रूवल का मीनिंग क्या है और इन सब का, तो देखिए एक्रूवल का मतलब क्या है, एक्रूवल इनकम इज अ मनी दैट इज बीन अर्नड बट येट टू बी रिसीव्ड, मतलब कि एक ऐसा पैसा जो हमने अर्न तो कर लिया लेकिन हमें अभी तक मिला नहीं है, तो वह होता है हमारा एक्रूवल। ठीक है, जैसे एक्रूवल इनकम है। आउटस्टैंडिंग का आप सभी को पता है कि भाई ऐसा खर्चा अगर यहाँ पे एक्सपेंसेस की बात करती हूँ कि भाई टाइम हो चुका लेकिन हमने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की। एडवांस और प्रीपेड आप सभी को पता है कि जो भी एडवांस में हमने जिसकी पेमेंट करनी है। अनअर्न का मतलब क्या, अनअर्न इनकम हमारा या रिवेन्यू है, अकर्स व्हेन कंपनी रिसीव मनी बिफोर द मनी इज अर्न। अनअर्न का मतलब क्या, अर्न का मतलब क्या, हमने कमा लिया, और अर्न का मतलब क्या कि भी हमने अभी तक नहीं कमाया। ठीक है, एक ऐसा पैसा जो हमें मिल तो गया लेकिन उसको हमने अभी तक नहीं कमाया। ठीक है, तो वह हमारा कहलाएगा अनअर्न। तो अभी इसी के साथ ही अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए जो हमारा यहाँ पे है नेक्स्ट, मैंने आपको पर्सनल अकाउंट बता दिया है, तो पर्सनल अकाउंट के अंदर आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। अब हमारा जो सेकंड है हमारा, पहले मैं आपको नॉमिनल अकाउंट बता देती हूँ, उसके बाद अच्छे से रियल अकाउंट बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। तो देखिए अगर मैं नॉमिनल अकाउंट की बात करती हूँ तो नॉमिनल अकाउंट से हमारे वे अकाउंट से जो किससे रिलेटेड है, विच आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, जो भी हमारे एक्सपेंसेस से या फिर हमारा क्या है और लॉसेस, और इसके बाद एंड इनकम और गेन। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट हम किसको बोलते हैं, दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस और लॉसेज एंड इनकम और गेन्स। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात करती हूँ, जैसे हमारा सैलरी है, ठीक है, वेजेज अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ये सारे के सारे हैं। हमने रेंट दिया है, रेंट अकाउंट, रेंट एंड टैक्सीज अकाउंट। ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज है, कोई भी कमीशन हमें मिला है, ठीक है, कमीशन रिसीव्ड हुआ तो फिर वो क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा। तो ये सारे के सारे, कोई भी लॉस हमें हो गया, लॉस बाय फायर है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हमारे नॉमिनल अकाउंट हमारे कहलाएंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा रियल अकाउंट। ये हुआ हमारा नॉमिनल अकाउंट, और अब हम बात करेंगे रियल अकाउंट की। तो देखिए रियल अकाउंट हमारे कौन से अकाउंट है, रियल अकाउंट हमारे किससे रिलेटेड है, जो अकाउंट हमारे किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू एसेट, जो एसेट से रिलेटेड है और प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। एक जो बिजनेस है
उसकी एसेट्स और उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो अकाउंट होंगे वह क्या कहलाएंगे, हमारे रियल अकाउंट कहलाएंगे। ठीक है, रिलेटेड टू द एसेट्स और प्रॉपर्टीज और पोजेशन जो भी हमारे पास है, जो भी एक बिजनेस के पास है, तो वह बेसिकली क्या कहलाएगा, आपका रियल अकाउंट कहलाएगा। रियल अकाउंट की बात करती हूँ तो दो तरह से हमारा रियल अकाउंट है, एक होता है हमारा टेंजिबल, एक होता है हमारा टेंजिबल रियल अकाउंट और एक होता है हमारा इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ठीक है, तो नाम से ही आपको आइडिया हो गया है। टेंजिबल रियल अकाउंट हमारे कौन से अकाउंट है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो टेंजिबल हमारे कौन से होंगे, जिसका फिजिकल, टेंजिबल रियल अकाउंट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है और जैसे जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ ही इनटेंजिबल की बात करती हूँ तो वे जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो देखिए टेंजिबल में अगर एग्जांपल की बात करूंगी तो आप सभी को पता है, जैसे मशीनरी है, बिल्डिंग है, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। और वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ इनटेंजिबल की, तो इसके अंदर आपका बेसिकली हमारा गुडविल है, ट्रेडमार्क है, तो ये सारे किसके अंदर आएंगे, इसके अंदर। आपको यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में रखना है, लाइव स्टॉक। अगर मैं लाइव स्टॉक की बात करती हूँ, लाइव स्टॉक मीन्स जो किससे रिलेटेड है, एनिमल से रिलेटेड है। ठीक है, तो वह किसके अंदर आएगा, टेंजिबल के आएगा या इनटेंजिबल के, तो टेंजिबल के आएगा, जो एनिमल से रिलेटेड होगा, लाइव है, जिसको हम देख सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा है रियल अकाउंट। इसी के साथ ही जो मैंने आपको ये तीन अकाउंट, मैंने तीनों ही अकाउंट आपको बता दिए, पर्सनल भी, रियल भी, नॉमिनल भी। अब इनका रूल और मैं आपको यहाँ पे फटाफट बता देती हूँ, डेबिट और क्रेडिट करने का साथ के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम किस तरह से जो अकाउंट्स है उसको डेबिट या क्रेडिट करेंगे। अगर हमारा पर्सनल अकाउंट है तो उसका रूल है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, कि भाई जिसको मिलेगा उसको डेबिट कर देंगे और जो देगा उसको क्रेडिट कर देंगे। और मैं बात करती हूँ अगर रियल अकाउंट की, तो रियल अकाउंट का क्या है, डेबिट वर्ड्स कम इन, डेबिट वर्ड्स कम इन, कि भाई जो भी बिजनेस के अंदर आया उसको डेबिट कर दो, एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, और जो भी बिजनेस से बाहर गया उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, जो भी बाहर गया उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट की अगर मैं बात करती हूँ तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। डेबिट हम किसको करते हैं, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस है, लॉसेज है, ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेज, और क्रेडिट किसको करते हैं, हमें जितने भी हमारे इनकम है और गेन है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको इधर ही बता दिया है कि इस तरह से हम जो अकाउंट्स हैं उनको डेबिट या फिर क्रेडिट करते हैं। तो अब आप यहाँ से एमसीक्यू लगा के देखना और आप कि भी कि आपसे सोल्व हो रहे हैं, वहाँ पे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आप देखना, जैसे आपसे पूछ ले सैलरी अकाउंट है, चलिए मैं ये आपसे पूछ लेती हूँ, तो आप फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, सैलरी अकाउंट बताना कौन सा अकाउंट है, ड्राइंग अकाउंट मुझे बताना। ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये तीन अकाउंट मैंने आपसे पूछे, तो ये आप मुझे बताना। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। अब हमारा सेकंड कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखिए ये हमारे क्या है, और इसी के साथ ही रिसीट की भी हम बात करेंगे। तो देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करती हूँ, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर द परचेज ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स, अगर हमने कोई भी फिक्स्ड एसेट्स है उसको परचेज किया, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर हमने उसको परचेज किया तो वह हमारा क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमारे किससे रिलेटेड है, जब भी हमने फिक्स्ड एसेट्स उसको परचेज किया, या फिर कोई भी ऐसा एक्सपेंसिव जो हमने फिक्स्ड एसेट्स पर किया है, विच इंक्रीज द प्रॉफिट, या फिर अर्निंग कैपेसिटी, एफिशिएंसी जिससे इंक्रीज होगी, या फिर हमारी जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वह रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली आपको याद रखना है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कि भी जो भी हम फिक्स्ड एसेट्स पे हम जो खर्चा करते हैं, और फिक्स्ड एसेट्स पर खर्चा करने का मतलब क्या है कि जो उसका फिर जो बेनिफिट है वो हमें कितने टाइम के लिए मिलेगा, मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स का मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स है, तो 1 साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट मिलेगा हमें। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कार परचेज की है गुड्स को डिलीवर करने के लिए, अगर मैं एक कार को परचेज करती हूँ गुड्स को डिलीवर करने के लिए, तो वह मेरा क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने कोई भी फिक्स्ड एसेट्स है, अगर उसमें मैंने क्या खर्चा किया, अगर मैंने उसमें ऑल्ट्रेशन कराया है, ठीक है, या फिर मैंने उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कराया है और इंप्रूवमेंट किया किसमें, फिक्स्ड एसेट्स में, तो ये मेरा कौन सा खर्चा कहलाएगा, ये कहलाएगा मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको आप किस तरह से आप पता चलेगा कि ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कुछ रूल है वो मैं आपको बता देती हूँ, इन बातों को आपको ध्यान में रखना, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो पहले मैं बात करती हूँ, जब भी कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर किया है जिसका पर्पज क्या है, एक लॉन्ग टर्म एसेट्स एक्वायर अगर हमने की है, ठीक है, अगर हमने एक्वायरिंग की है क्या, एक लॉन्ग टर्म एसेट्स मीन्स वही, अगर हमने कोई फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है, उसको खरीदा है
जिसकी जो यूजफुल लाइफ है वो मोर देन 1 ईयर होगी और बिजनेस में उसको हम यूज करेंगे प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो वह बेसिकली क्या कहलाएगा, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। मीन्स हमने जो भी एसेट्स खरीदी है वो रीसेल पर्पज के लिए नहीं खरीदी है, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे मैंने कोई भी सेकेंड हैंड मोटर कार ली है, तो यहाँ पे और मेरा पर्पज क्या है कि भाई उस जो मोटर कार है उसका मैं यूज करूंगी अपने जो गुड्स है उसको डिलीवर करने के लिए। तो अब मैंने जो वो कार खरीदी है तो वो मेरी क्या कहलाएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगी। ठीक है, लेकिन अगर वही सेम कार को मैं क्या कर देती, अगर उसको मैं डीलिंग ही कार में करती हूँ, सेकंड हैंड मोटर कार खरीदती हूँ फिर बेचती हूँ, तो फिर वह मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगी, वह मेरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगी। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसी के साथ ही जब भी हमें जो प्रेजेंट एसेट्स है, जो हमारे पास पहले से ही कोई फिक्स एसेट्स है, अगर उसमें हमें उसकी रिपेयरिंग कराते हैं, उसकी वर्किंग कंडीशन में उसको लेकर आते हैं, तो वह भी हमारा क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। कोई भी हमने ओल्ड फिक्स्ड एसेट्स हमने खरीदी, कोई भी मशीनरी हमने ली है और उसको फिर वर्किंग कंडीशन में लेकर आने तक हम जो भी खर्चा करेंगे, वर्किंग कंडीशन तक लाने में हम जो भी खर्चा करेंगे, तो वे सारे के सारे खर्चे हमारे क्या कहलाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे कहलाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करती हूँ, जैसे मैंने 5 लाख रुपए की कोई मशीन खरीदी है, 5 लाख रुपए की मशीन खरीद ली। ठीक है, अब 5 लाख मशीन खरीदने के बाद ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उस पर 10,000 रुपये लगा, फिर उस पर 20,000 रुपये उस पर इंस्टॉलेशन चार्जेस लगा, तो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट आएगी इन सभी को ऐड करके आएगी। ठीक है, इन सभी को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो वह मेरा क्या कहलाएगी, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगी। ठीक है, इसी के साथ ही अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पे बात करती हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर की ही, तो जो भी हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है incurred before the commencement of the business is considered as the capital expenditure। जो भी देखे, वैसे तो जो हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है ना, इनको क्या माना जाता है, ये हमारे डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है। लेकिन अगर क्वेश्चन में डेफर्ड रिवेन्यू आपको गिवन नहीं है तो तब हम इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे कौन से एक्सपेंसेस है, जो कि हमारे एक बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले किए जाते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे कौन से है, जिसको हमने कब इनकर्ड किया, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, एक बिजनेस को शुरू करने से पहले जो हमने एक्सपेंसेस किए हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम लीगल चार्जेस की पेमेंट करते हैं, या फिर कई बार जो ब्रोकर होते हैं उनको ब्रोकरेज की पेमेंट की जाती है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसी के साथ अगर मैं बात करती हूँ ट्रीटमेंट की, जो ट्रीटमेंट होगा, ये ध्यान से सुनना, ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह से होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर शोन इन द बैलेंस शीट एसेट साइड। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इनको कहाँ पे दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाएंगे, और कौन सी साइड में दिखाएंगे, एसेट साइड में। तो ये इसको स्टार मार्क कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो ट्रीटमेंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। ठीक है, इसी के साथ ही और यहाँ पे जो भी हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर मैं और एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। जैसे मैंने बता दिया आपको, परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे। जो कॉस्ट ऑफ लीज होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, कोई हमने बिल्डिंग है वो लीज पे ले रखी है, हमने गुडविल अगर हमने परचेज की है, जैसे कि अभी मैंने प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर आपको बताया, तो ये सारे के सारे कॉस्ट ऑफ एडिशन और एक्सटेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट्स, जो एग्जिस्टिंग एसेट्स है, ठीक है, उसमें हमने कुछ ऐड किया है, एडिशन का मतलब उसकी वैल्यू को अगर हमने इंप्रूव किया है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसी के साथ बात हमारा आता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर है, वे सारे के सारे खर्चे, ऐसे खर्चे विच आर इनकर्ड इन रनिंग और मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, जो हमें एक जो अपना बिजनेस है उसको रन करने के लिए, जो डे टू डे हम एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट को रन करने के लिए, तो मैनेजमेंट को चलाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए जाएंगे वह हमारे क्या कहलाएंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने बताया था कि हमने जो मोटर कार खरीदी है वो हमने क्यों खरीदी है, कि भाई जो हमारे गुड्स है उसको हम डिलीवर करेंगे। अब उस मोटर कार के अंदर आपको पेट्रोल या डीजल भी तो डलवाना पड़ेगा, तो अब जो आपने उस मोटर कार के अंदर जो पेट्रोल और डीजल डलवाया है ना, वह आपका क्या कहलाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आप कैसे डिटरमाइन करोगे, क्या रूल होगी कि भैया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले, अगर वह कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है तो ठीक है, सबसे पहले आपने देख लिया कि भाई वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर नहीं है। अगर वह कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है तो इट मीन्स वह कौन सा एक्सपेंडिचर है, आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और इसी के साथ ही डे टू डे कंडक्ट ऑफ द बिजनेस के जो एक्सपेंडिचर हम करते हैं और जो बेनिफिट रहता है ना रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का, जो बेनिफिट है वह भी आपका क्या रहेगा, लेस देन 1 ईयर, एक साल के अंदर ही आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा, तो वह
बेसिकली आपका क्या कहलाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल की मैं बात करती हूँ, जो भी कंज्यूमेबल आइटम्स है उन पे हमने कुछ भी खर्चा किया है, ठीक है, या फिर जो गुड्स एंड सर्विसेज हमने परचेज किए, किस पर्पज से, रीसेल पर्पज के लिए हमने अगर जो हमने गुड्स सर्विसेज है उनको खरीदा, तो वह हमारे क्या कहलाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, या फिर जो फिक्स्ड एसेट्स है, जो फिक्स्ड एसेट्स है उनको मेंटेन करने के लिए, उनको वर्किंग ऑर्डर में रखने के लिए जो भी हम खर्चे करते हैं, जैसे भाई हर साल हमें रिपेयर करानी पड़ती है, ठीक है, तो ये या डेप्रिसिएशन जो रहता है, ये सारे के सारे हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। इसी के साथ ही हमारा है एक डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे वे खर्चे हैं जो हमें एक साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं, पर वे फिक्स्ड एसेट्स पर नहीं है, ठीक है, या फिर फिक्स्ड एसेट्स की वजह से नहीं है। ये मेरा ना यहाँ पे अच्छे से सेट नहीं हो रहा है, मैं आपको समझ नहीं आ रहा कैसे करके दिखाऊं, ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए थोड़ा सा डेफर्ड रिवेन्यू और आप देख लीजिए। अगर मैं बात करती हूँ डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो ये हमारे वे खर्चे हैं जिनका जो बेनिफिट है ना, जिनका जो बेनिफिट है वो तो आपको मिलेगा एक साल से ज्यादा के लिए, लेकिन ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स की वजह से नहीं हुए हैं, की वजह से नहीं हुए हैं, ठीक है। और इसी के साथ ही फिक्स्ड एसेट्स की वजह से नहीं हुए या फिर फिक्स्ड एसेट्स पर नहीं है, फिक्स्ड एसेट्स पर नहीं है ये खर्चे, तो वे हमारे कहलाएंगे। देखिए अगर कोई खर्चा क्या है वो फिक्स्ड एसेट्स पर है, यहाँ पे ना इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आप ध्यान से सुनना। अगर कोई खर्चा है जो हमने किस पे किया, फिक्स्ड एसेट्स पे किया है या फिक्स्ड एसेट्स की वजह से हुआ है, और जो उसका बेनिफिट है वो हमें एक साल से ज्यादा के लिए मिलेगा, तो फिर वह तो हमारा कौन सा खर्चा हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। लेकिन अगर फिक्स्ड एसेट्स की वजह से नहीं है और बेनिफिट हमारा एक साल से ज्यादा ही है, तो फिर वह हमारा क्या कहलाएगा, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई जो हमारे डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जैसे हमने हैवी एडवर्टीजमेंट कर दी, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये था आपका एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और आपका डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अभी मैं बात इसी तरह से हमारा जो है कैपिटल रिसीट हो जाता है, और ऐसे हमारा रिवेन्यू रिसीट, ये भी मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। तो देखिए कैपिटल रिसीट हम किसको बोलेंगे, जो भी हमें किसकी वजह से मिला है, कैपिटल रिसीट हम किसको बोलते हैं कि भाई जो भी हमें हमारी कैपिटल जो एक लॉन्ग टर्म उससे मिला हमें, ठीक है, जैसे कि हमने जो शेयर कैपिटल है उसको रेज किया है, मतलब कि जो कैपिटल या फिर फिक्स्ड एसेट्स की वजह से कैपिटल, इसको ध्यान में रखना, कैपिटल और फिक्स्ड एसेट्स की वजह से अगर कोई भी पैसा आपके बिजनेस के अंदर आया है, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा हमारा कैपिटल रिसीप्ट कहलाएगा। ठीक है, और इसी के साथ ही अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ रिवेन्यू रिसीट की, रिवेन्यू रिसीट की, तो रिवेन्यू रिसीट हमारा कौन सा है, अगर हमारे बिजनेस के अंदर करंट एसेट्स की वजह से, करंट एसेट्स की वजह से या करंट एसेट्स को बेचने से जो भी पैसा आया है, बेचने से जो भी पैसा आया है, तो वह क्या कहलाएगा, रिवेन्यू रिसीट कहलाएगा। यहाँ पे एक डिफरेंस ये भी बता सकते हैं कि जो रिवेन्यू रिसीट होगा ये आपका रेगुलर नेचर का होगा, भी रेगुलर आपका बिजनेस के अंदर पैसा आता रहेगा, ठीक है, जैसे भी आप गुड्स सर्विसेज है उसको ही सेल करते हो तो उसमें आता रहेगा, लेकिन जो कैपिटल रिसीट्स है वह रेगुलर नेचर का नहीं होता, यह आपका रिवेन्यू रेगुलर और रिकरिंग नेचर का है, और ये जो कैपिटल रिसीट्स है ये हमारा नॉन रिकरिंग नेचर का, अभी रेगुलर नहीं होता, ये कभी कभार होता है। कैसे भी, इसका एग्जांपल है, कैपिटल रिसीप्ट का एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे कि भी आपने क्या किया, डिबेंचर इशू किए, आपने डिबेंचर इशू किए, या फिर आपने शेयर कैपिटल इशू करके पैसा इकट्ठा किया, फिक्स्ड एसेट्स को आपने सेल कर दिया, फिक्स्ड एसेट्स है उसको सेल किया, उससे आपके पास पैसा है, इन्वेस्टमेंट को सेल किया। और रिवेन्यू रिसीट की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, जैसे आपने इन्वेंट्री है उसको सेल किया, इन्वेंट्री तो आप करते रहोगे ना, ठीक है, डेटर से आपको पैसा मिला है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका रिवेन्यू रिसीप्ट से। उसके बाद इसी के साथ ही जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये हमारा हो चुका है। अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको कराती हूँ, ये भी काफी अच्छा टॉपिक है, कैश एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश एंड एक्रूअल, सोच रही थी छोटी वीडियो करा देती, लेकिन अभी लंबी हो रही है, ठीक है, अभी पॉइंट ही बताने की, अभी समझ नहीं आ रहा क्या छोड़ू क्या कराऊं आप लोगों को। कैश एंड द एक्रूअल बेसिस, तो सभी को पता, नाम से ही पता चल रहा है कि भाई कैश बेसिस हमारा एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर जो हम रिवेन्यू है उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, व्हेन कैश इज रिसीव्ड। ठीक है, तो रिवेन्यू को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, रिवेन्यू रिकॉर्ड हम करते हैं कब, जब हमें कैश रिसीव्ड हो जाता, व्हेन कैश, अभी लिखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो जैसे ही कैश मिलेगा तो हम रिवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे, या फिर एक्सपेंसेस है, जैसे ही हम एक्सपेंसेस करेंगे तो ही हमने पे किया तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो वो कहलाता है हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बिल्कुल सिंपल मेथड है। सेकंड है हमारा एक्रूअल।
तो एक्रूवल देखिए, एक्रूवल अंडर दिस मेथड वी रिकॉर्ड द रिवेन्यू व्हेन दे आर अर्नड एंड एक्सपेंसेस व्हेन दे आर इनकर्ड। ठीक है, तो इसमें एक्रूवल में हमारा क्या होगा, जब हमने रिवेन्यू को अर्न कर लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भी हमें कैश मिला या नहीं मिला, हमें बेसिकली किस पे डिपेंड करता है कि भी हमने उसको अर्न कर लिया है, या फिर जो एक्सपेंसेस है वह हमारा हो चुका है, या फिर एक्सपेंसेस है उसको हमने क्या कर दिया, इनकर्ड कर दिया, तो तभी हम उसको क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ ही दो मेथड हो गए, कैश हो गया और एक हो गया हमारा ये कैश हो गया और ये हो गया हमारा एक्रूवल। थर्ड मेथड हमारा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, हम जिसको बोल सकते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या है, अंडर दिस मेथड रिवेन्यू आर रिकॉर्डेड ऑन द कैश बेसिस। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो रिवेन्यू है ना, इसको तो रिकॉर्ड करेंगे हमें, इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैश बेसिस पर, और इसमें जो एक्सपेंसेस रहेगा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे किस बेसिस पर, एक्रूवल बेसिस पर। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्या है, कैश एंड द एक्रूवल बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग। ये इतना सही था लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ ही हम करते हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट हमारा है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो ये सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या है, ठीक है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या है, तो देखिए हमारा जो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो दो तरह का हमारा सिस्टम है। कौन कौन सा, एक तो है हमारा डबल एंट्री सिस्टम, एक है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अगर आपको ज्यादा स्लो लग रहा है तो स्पीड करके आप सुन लीजिए। ठीक है, या तो 1.5 की कर लीजिए, अगर 2 की कर सकते तो और अच्छी बात है, जल्दी आपकी वीडियो हो जाएगी। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की बात करती हूँ तो दो तरह का सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम और एक है हमारा दूसरा हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम। साइड बाय साइड में लेके चलूंगी, बता देती हूँ उसके बारे में भी, ये क्या सिस्टम है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जो अकाउंटिंग हम फॉलो करते हैं वह डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है। तो जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है ये कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ये हमारा बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूल एस्पेक्ट। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपने किए होंगे, तो उसमें से एक प्रिंसिपल है हमारा ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है। क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल, ये जो सिस्टम है ये क्या बोलता है, एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 इफेक्ट। इसके अकॉर्डिंग हर एक ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट है, 2 इफेक्ट है। और वे 2 इफेक्ट क्या है, रिसीविंग ऑफ अ बेनिफिट और गिविंग अ बेनिफिट। मीन्स एक अकाउंट हमारा डेबिट होगा तो एक अकाउंट हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो बेसिकली यही अकाउंट यही बोलता है। तो ये जो आपका डबल एंट्री सिस्टम है ये एक एक्यूरेट है और मोर रिलायबल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड्स है या फिर मिस अप्रोप्रिएशन है वो बिल्कुल कम रहती है। इसलिए जो डबल एंट्री सिस्टम है इसको क्या बोलते हैं, मोर रिलायबल बोलते हैं इसको। ठीक है, ये याद रखना कंपैरिजन में। और अगर मैं दूसरी तरफ बात करती हूँ सिंगल एंट्री सिस्टम की, तो सिंगल एंट्री सिस्टम है जो ये हमारा क्या है, नॉट अ कंप्लीट सिस्टम। ये हमारा एक कंप्लीट सिस्टम नहीं है, नॉट अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग या मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। और इसके अंदर जो हमारा रिकॉर्ड रहेगा ट्रांजेक्शन का वो 2 फोल्ड इफेक्ट इसके अंदर नहीं रहेगा। जैसे कि इसके अंदर था एक अकाउंट डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट है, इसके अंदर ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं बात करती हूँ तो यूजुअली जो पर्सनल अकाउंट है और कैश बुक है वे हम मेंटेन करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर। यूजुअली हम कौन से अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक तो हम करते हैं पर्सनल अकाउंट और एक हम करते हैं कैश बुक इसके अंदर। ठीक है, और इसी के साथ ही जैसे मैंने आपको बता दिया इसमें इनकम्प्लीट, ये एक अनसिस्टेमेटिक सिस्टम है रिकॉर्ड करने का। और यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो जो डबल एंट्री आपका सिस्टम है इसको बिग और स्मॉल दोनों तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, बिग और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। लेकिन जो हमारा है सिंगल एंट्री सिस्टम है इसको सिर्फ जो स्मॉल बिजनेस फर्म्स होगी वही इसको क्या करती है, स्मॉल बिजनेस फर्म ही इसको फॉलो करती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक और टॉपिक। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो और मैं आपको करा देती हूँ। तो देखिए मैं फिर से बोलना चाहूंगी आप लोगों को, अगर आपको ये लगता है कि भाई वीडियो बहुत ही धीरे धीरे चली हुई है तो आप थोड़ी सी स्पीड पकड़ लीजिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ऐसे भी कर सकते हो। तो अभी जो नेक्स्ट है अब हम बात कर लेते हैं जर्नल एंट्री के बारे में। ठीक है, जर्नल को दिखाई नहीं दे रहा होगा ये, देखिए जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज की अगर मैं बात करती हूँ तो अभी मैंने आपको बताया कि जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं तो किस बेस पर हम रिकॉर्ड करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, इस पे हमारी रिकॉर्डिंग रहती है अकाउंट्स की। तो देखिए इसमें अगर मैं बात करती हूँ जो है लुका पिसोली जी। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये एक इटालियन मैथमेटिशियन है
और इन्हीं को जाना जाता है फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये क्या है? फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम या फिर फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग भी इन्हीं को बोला जाता है। क्या? फादर ऑफ मॉडर्न। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि जो डबल एंट्री सिस्टम है उसके फादर कौन है, तो लुका पेसोली, और फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग कौन है? लुका पेसोली। तो ये आप याद कर लेना। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, देयर आर टू अप्रोच फॉर डिसाइडिंग एन अकाउंटिंग इज डेबिट और क्रेडिटेड। जो डबल एंट्री सिस्टम है ये क्या बोलता है कि भी एक अकाउंट डेबिट होगा तो एक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो लेकिन यहाँ पे बेसिकली हमारी दो अप्रोच है, टू अप्रोच है हमारी किसकी रिगार्डिंग? फॉर डिसाइडिंग, ये डिसाइड करने के लिए कि भाई हम जो अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। फॉर डिसाइडिंग एन अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड, ठीक है। तो वे दो अप्रोच हमारी कौन सी है? तो देखिए दो अप्रोच हमारी कौन सी है? एक अप्रोच है हमारी अमेरिकन अप्रोच या फिर इसको हम मॉडर्न अप्रोच भी बोलते हैं, अमेरिकन अप्रोच या फिर हम इसको मॉडर्न अप्रोच भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी अप्रोच है वो कौन सी? हमारी ब्रिटिश अप्रोच या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, और दूसरा नाम इसका क्या है, और इसको बोलते हैं हम ट्रेडिशनल, ठीक है। ये रहा, देखिए एक मिनट, ट्रेडिशनल अप्रोच, तो ये हम बोलते हैं। अगर मैं बात करती हूँ अमेरिकन अप्रोच की, ठीक है, तो जो अमेरिकन अप्रोच है ये बेसिकली हमारी क्या बोलती है, या मॉडर्न अप्रोच है, इसमें हमारा बस ये रहता है कि जो भी एसेट्स है ना, जो एसेट्स है उसको हम क्या करते हैं, अगर एसेट्स हमारी हो रही है इंक्रीज तो उसको कर दो डेबिट, और अगर एसेट्स हो रही है हमारी डिक्रीज तो उसको कर दो क्रेडिट। ये इसमें स्पेशली ऐसे बोलती है। और लाइबिलिटीज की, ये एसेट्स के लिए है, फिर ये बोलती है कि भाई लाइबिलिटीज के लिए आपको क्या करना है, लाइबिलिटीज के लिए देखिए आपको क्या करना है, अगर हमारी लाइबिलिटीज हो रही है डिक्रीज अगर हमारी लाइबिलिटीज है तो हम डेबिट कर देंगे, और अगर हमारी लाइबिलिटीज क्या हो रही है, इंक्रीज, तो फिर हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। ये अप्रोच बोलती है। और यहीं पे बता देती हूँ मैं, ये इसी अप्रोच का है भी। अगर हमारी जो कैपिटल, एक ये कैपिटल के लिए बोलती है अमेरिकन अप्रोच, ठीक है। कैपिटल के लिए क्या बोलती है कि भाई अगर जो कैपिटल हमारी हो रही है डिक्रीज तो उसको डेबिट कर दो, और अगर हो रही है इंक्रीज तो उसको कर दो क्रेडिट। तो ये बेसिकली रूल है किसके, अमेरिकन अप्रोच के, ठीक है। उसके बाद मैं बताती हूँ आपको ब्रिटिश अप्रोच के बारे में। तो देखिए ब्रिटिश, हाँ एक और इसके अंदर बच गई हमारी, अमेरिकन के अंदर ही आपकी, यहीं पे बता देती हूँ मैं, फिर यहीं पे हो जाएगा आपके लिए जी हो जाएगा, थोड़ा सा कैसे बताऊँ। हाँ तो देखिए ये अमेरिकन अप्रोच में ही देखिए एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है, एक्सपेंसेस के लिए हमारा क्या रहेगा, अगर हमारे एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस एंड इनकम के लिए, देखिए एक्सपेंसेस के लिए हम ये अप्रोच क्या बोलती है, आप क्या कर दो, डेबिट कर दो, और इनकम के लिए आप लोग क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो ये बेसिकली ये मैंने आपको बता दिया है अमेरिकन अप्रोच, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश अप्रोच की। बाद में ना मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करा के इसको आपको, अगर आप बोलोगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ही मैं करूंगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश अप्रोच, या फिर क्या मैंने बताया आपको, सेकंड क्या है, ब्रिटिश अप्रोच, या फिर इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। बीए से आप याद रख लेना, ठीक है। तो देखिए ब्रिटिश अप्रोच के अंदर हमारे आते हैं ये जो मैंने 3 अकाउंट बताए थे ना अभी आपको, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये हमारे किसके अंदर है, ब्रिटिश के अंदर। तो ये मैंने आपको बताए भी थे कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, ये अप्रोच के अकॉर्डिंग हम करते हैं, वी डेबिट द रिसीवर, ऐसे मैं बता चुकी हूँ, क्रेडिट द गिवर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश अप्रोच बोलती है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया उसको डेबिट करो, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और जो नॉमिनल अकाउंट है इसके लिए क्या रूल है, डेबिट करो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट करो किसको, ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। और इसी पे हमारे फिर आगे जो हम अकाउंटिंग करती है तो इन्हीं रूल को हम फॉलो करते हैं, और उसी बेस पे हम यहाँ पे फिर निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जो आप एग्जाम्पल है वो आप खुद से कर लेना, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करके देख लेना तो आपको आइडिया हो जाएगा।
तो ये था हमारा 2 अप्रोच जो मैंने आपको बताई। अभी जो नेक्स्ट है, अब है हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अभी मैं आप लोगों को करा देती हूँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जितना हो सके उतना स्टार मार्क कर लीजिए। यहाँ से कम 2 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारे बेसिकली क्या है, तो आप सभी को पता है कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। जो अकाउंटिंग है वो बिजनेस की क्या है, एक लैंग्वेज है। जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, या जो अकाउंटेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वे कम्युनिकेट की जाती है किसको, जो वेरियस यूजर्स है, जो स्टेक होल्डर्स है, ताकि वे लोग क्या कर सके, डिसीजन ले सके, डिसीजन मेकिंग पर्पज के लिए, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे, या जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेगी, शुड बी प्रिपेयर ऑन अ यूनिफॉर्म बेसिस पर वे होनी चाहिए। तो also there should be a consistency over a period of the time in the preparation of these financial statement। और एक कंसिस्टेंसी भी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मैंने कुछ रूल लगा लिया, अगले साल मैंने जो अपने अकाउंट्स प्रिपेयर किए तो वहां पे मैंने फिर चेंज कर दिया, ठीक है, मेथड्स मैंने चेंज कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ना ही ऐसा होना चाहिए कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो अगर हम उसको देखें तो वहां पे हम कुछ कंपेरिजन कर ही ना पाए, हमें समझ ही ना है। उसने अलग, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने अलग मेथड फॉलो की है, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने अलग मेथड फॉलो की है। तो इन सब से बचने के लिए, ठीक है, तो ये बेसिकली जो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये हमारे सामने आया, ठीक है। तो देखिए अगर जो हर एक अकाउंटेंट स्टार्ट फॉलोइंग, अगर हर एक अकाउंटेंट अपने खुद के नॉर्म्स और नोशन लगाएगा और जो अकाउंटिंग होगी ऑफ डिफरेंट आइटम्स वो अपने अकॉर्डिंग करेगा, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी और जो हमें एक अच्छा डिसीजन है वो नहीं ले सकते। टू अवॉइड द कंफ्यूजन, इन सभी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए और एक यूनिफॉर्मिटी को अचीव करने के लिए अकाउंटिंग प्रोसेस इज अप्लाइड विद इन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो कहीं ना कहीं जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है इनको बोला जाता है गैप। और इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जा सकती है, जनरली एक्सेप्टेड, ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो इन सब से इनको सबको अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए, कंफ्यूजन से दूर रहने के लिए, तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आए, मीन्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल आए और ये आपके मैन मेड ही है, ठीक है। और ये आपके जो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स है, ताकि सभी ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं को फॉलो करे। और आप लोग अगर कंपैरिजन करना चाहो खुद का भी, अपनी ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप कंपैरिजन करना चाहो तब भी आप इजीली कर सकते हो, या फिर किसी 2 ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो तब भी हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और जो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, ठीक है, तो इस तरह से जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ना, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अकाउंटिंग कंसेप्ट या फिर उसको कंजम्पशन बोल सकते हैं, और आपका अकाउंटिंग कन्वेंशन, ठीक है। तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है इसको क्या 2 पार्ट्स में हम एक तरह से बोलते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट में डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, या फिर हम सेकंड है हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो देखिए अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट की, या फिर इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट की बात करती हूं तो फर्स्ट है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है, गोइंग का मतलब चलना, कंसर्न का मतलब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एज पर दिस कंसेप्ट इट इज अज्यूम्ड दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है, इन द फ्यूचर। तो ये क्या बोलता है कि जो बिजनेस है वह चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये बोलता है कि बिजनेस चलता रहेगा, एक चलता रहेगा एक लंबे टाइम तक, लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। तो इसी वजह से हमारा बेसिकली क्या है कि जब हम फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं तो जो फिक्स्ड एसेट्स की जो कॉस्ट होती ना, तो उसको हम डिवाइड कर देते, स्प्रेड ओवर कर देते उसकी यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन। और इसी कंसेप्ट के बेस पे जो हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, हमने कोई भी लोन वगैरह लिया है 10 साल के लिए या 20 साल के लिए लिया है, तो सिर्फ और सिर्फ इसी कंसेप्ट की वजह से। ये है हमारा गोइंग कंसर्न। सेकंड कंसेप्ट है हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, ठीक है। सेकंड कंसेप्ट है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। ये पूरा इसके अंदर नहीं आ रहा, फिर भी मैं आपको कोशिश कर रही हूँ दिखाने की, ठीक है, तो देखना ध्यान से। सेकंड है हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखिए ये कंसेप्ट हमारा क्या बोलता है
ये कंसेप्ट बोलता है दैट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड द मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर, कि जो भी हमने अकाउंटिंग मेथड लगाया है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, जो भी प्रिंसिपल लगाए है, अकाउंटिंग मेथड है या फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, वे आपको क्या रखने चाहिए, सेम रखने चाहिए फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। ऐसा नहीं है कि भी आप उनको चेंज कर लो। देयर शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर इन ऑर्डर टू इनेबल द मैनेजमेंट टू कंपेयर प्रॉफिट और ऑफ टू मोर फाइनेंशियल ईयर। अगर आप सेम अकाउंटिंग मेथड, सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज करोगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कंपेरिजन करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि भी इस साल कितना प्रॉफिट है, पिछले साल कितना था, वो तभी कंपेयर कर सकते हो अगर आपने जो अकाउंटिंग मेथड और प्रिंसिपल है उनको सेम रखा, ठीक है। लेकिन ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि भाई आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, तो कुछ कंडीशन में आप चेंज भी कर सकते हो। वे कंडीशन क्या रहेगी, या तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसी तरह का ला दिया गया है कि भी आपको चेंज करना पड़ेगा, सेकंड या फिर कानून ने बोल दिया है तो तब आप चेंज कर सकते हो, थर्ड भी आपको खुद लगता है कि भी अगर हम चेंज कर देंगे तो जो हमारी बेटर फाइनेंशियल पोजीशन हो सकती है, बेटर प्रेजेंटेशन हो सकती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो इन्हीं केसेस में आप चेंज कर सकते हो। अदरवाइज आप जितना हो सके कोशिश यही रहनी चाहिए कि भी जो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट उसको फॉलो करें, मीन्स हम जो हमारे अकाउंटिंग मेथड प्रिंसिपल है उनको ईयर टू ईयर चेंज ना करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो फर्म है, अगर उसने एक बार डब्ल्यूडीवी मेथड चूज कर लिया डेप्रिसिएशन के लिए, इसके अंदर अगर मैं बात करती हूँ, कोई फर्म है वह डब्ल्यूडीवी मेथड्स यूज करती है, तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि भी वह अगले साल भी इसी मेथड को यूज करेगी, उससे अगले साल भी इसी मेथड को यूज करेगी, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है कंसिस्टेंसी। थर्ड है एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट, तो देखिए एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एक्रूअल बेस इज यूज्ड फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, कि भी आपको कौन सा बेस लेना है, एक्रूअल बेस लेना है। और एक्रूअल बेस आपका क्या था, अभी मैंने बताए थे आपको दो बेस, कैश बेस और एक्रूअल बेस। तो एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट हमारा दोनों रिवेन्यू और एक्सपेंसेस पर अप्लाई होगा, और ये हमारा बोलता है, ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि रिवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन द सेल आर मेड और सर्विस इज रेंडर्ड, कि भी रिवेन्यू आपको कब रिकॉर्ड करना है, जैसे ही आपने सेल कर दी है, ठीक है, जैसे ही आपने सेल कर दिया या सर्विस है उसको रेंडर कर दिया। इट इज इमैटेरियल वेदर कैश इज रिसीव्ड और नोट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई आपको कैश मिला है या फिर ना मिला है, ये डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है जैसे आपने ओनरशिप दे दी है, सेल आपने कर दिया है, तभी हम रिवेन्यू क्या कर लेंगे, तभी हम रिवेन्यू को क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, इसमें कैश को हम देख के नहीं चलेंगे। इसी तरह से जो एक्सपेंसेस है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे फॉर द पीरियड फॉर विच द सर्विस इज टेकन एंड इट इज मटेरियल वेदर कैश इज पेड, तो जिस साल का जो खर्चा है उसको हम उसी साल रिकॉर्ड कर देंगे जैसे ही हमने खर्चा कर दिया है। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भी जो खर्चा हमने किया उसकी हमने जो कैश है उसमें पेमेंट की है या फिर नहीं की है। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है हमारा एक्रूअल कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, या फिर इसको हम सेकंड नेम इसका क्या है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। तो देखिए ये कंसेप्ट हमारा क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड आ यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, कि भाई ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो बिजनेस है वो क्या है, डिस्टिंक्ट है, सेपरेट है अपने ओनर्स से, क्रेडिटर्स से, मैनेजर्स से, ओनर्स, क्रेडिटर्स, मैनेजर्स, अदर्स, इन सब से क्या है, अलग है। ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहेगी उसमें हम सिर्फ जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी उन्हीं को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। बिजनेस ट्रांजेक्शन, ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, आपकी जो कोई पर्सनल ट्रांजेक्शन होगी ना उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैपिटल का, कि जो भी ओनर है, ओनर ने जो कैपिटल लगाई है वो बेसिकली क्या कहलाती है, इंटरनल लायबिलिटी ऑफ अ फर्म। वो सिर्फ और सिर्फ इसी कंसेप्ट की वजह से कि जो एक ओनर है उसकी कैपिटल को भी क्या माना गया है कि भाई उसकी कैपिटल क्या है, फर्म है जो उसके लिए क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ कंसेप्ट है हमारा मनी मेजरमेंट, ठीक है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, नाम से ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि मनी मेजरमेंट। तो ये कंसेप्ट बोलता है ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग
हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसको हमें मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर्स है, सेल मैनेजर्स है, अगर उसके बीच में झगड़ा हो गया, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो गया एक फर्म के अंदर, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भाई हम इसको मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। कोई भी स्ट्राइक हो गई है, ठीक है, तो सिर्फ मनी के टर्म्स में जो होगा उसी को रिकॉर्ड करेंगे। ये बस इतना ही बोलता है, ये इजी सा कंसेप्ट आपका। नेक्स्ट आपका अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, तो देखिए ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो एक बिजनेस है विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, एक बिजनेस है वो एक लंबे समय तक चलता रहेगा। अब चलता रहेगा तो हमें ये तो कैलकुलेट करना है कि भाई उस बिजनेस का कितना प्रॉफिट हुआ है एक टाइम, या फिर हम बिल्कुल जो बिजनेस है, जो वो बिजनेस वाइंडिंग अप होगा उसी टाइम हम प्रॉफिट को चेक करेंगे। एक बिजनेस अगर 100 साल तक चला है, एक बिजनेस 100 साल तक चला, ठीक है, ये बिजनेस है, ये उसकी लाइफ साइकिल है 100 साल तक। तो आज हमने बिजनेस शुरू किया, तो क्या हम 100 साल बाद चेक करेंगे कि भाई कितना प्रॉफिट? नहीं ना, हम बीच बीच में चाहेंगे कि भाई हम देखते रहे कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ। तो वह हम एक पीरियड डिसाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे इस 100 साल को। तो वे जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, वे हमने एक साल के लिए बांट लिए। तो फिर हम क्या करते हैं, हर साल हमें चेक करते हैं कि भी हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। तो जो ये हर साल है, जो 12 मंथ से हमने लिए है, तो यही बेसिकली हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। ठीक है, तो जनरली बिजनेस के अंदर जो अकाउंटिंग पीरियड है वह आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च एंड होगा उसका। ठीक है, ये अकाउंटिंग पीरियड हमारा रहता है। तो ये इसने बोला है कि भाई हम ये जानने के लिए, या इन्वेस्टर ये सब जानने के लिए, जो एंटर लाइफ होगी बिजनेस से फर्म की, उसको डिवाइड कर देंगे इनटू टाइम इंटरवल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट 12 मंथ। तो 12 महीने के टाइम इंटरवल में हम क्या कर देंगे, जो लाइफ साइकिल है उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 7th कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, ये भी नाम याद रख लेना, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या बोलता है ये कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट कॉस्ट प्राइस। ये क्या बोलता है कि भाई जो एसेट्स है उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट प्राइस पर, न कि मार्केट प्राइस पर। ये नहीं देखेंगे भाई अब उसकी क्या वैल्यू चली हुई है। ठीक है, चाहे हमारी जो मार्केट वैल्यू एसेट्स की वो डिक्रीज हो रही है या फिर इंक्रीज हो रही है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो एसेट्स है उसको हम कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ किसको छोड़कर, यहाँ पे अगर मैं एक्सेप्ट करूंगी एसेट्स में तो स्टॉक को छोड़कर, क्योंकि स्टॉक को हम कैसे वैल्यू करते हैं, स्टॉक को वैल्यू करते हैं जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस होगा और हमारा जो मार्केट प्राइस होगा, इन दोनों में से जो भी कम होगा। ठीक है, दोनों में जो भी कम होगा उस वैल्यू पर हम क्या करते हैं, जो कॉस्ट प्राइस है उसको दिखाते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। बस ये हमारा एक्सेप्शन है। नेक्स्ट है हमारा 8th कंसेप्ट, जो कि है हमारा मैचिंग कंसेप्ट। ठीक है, जो कि हमारा मैचिंग कंसेप्ट 8th, नाम से ही आपको आइडिया हो रहा होगा ना, मैचिंग, मैच करना। तो किसको मैच करेंगे यहाँ पे हम मैचिंग कंसेप्ट के अंदर? देखिए जो मैचिंग कंसेप्ट है, दिस कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ द नेट प्रॉफिट। अगर आप चाहते हो कि जो आपका नेट प्रॉफिट है उस करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालना चाहते हो, तो इसके लिए ये कंसेप्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंसेप्ट आपका क्या बोलता है कि जो भी जितनी भी कॉस्ट हुई है, जितने भी एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू द ईयर विल डिडक्ट फ्रॉम द इनकम ऑफ दैट रिलेटेड ईयर। कि भाई जिस साल की जो इनकम हुई है ना, उस साल के जो खर्चे हैं उसी में से माइनस करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई इनकम तो हमारे अगले साल की है और अगले साल की इनकम में से हम इस साल के जो खर्चे उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या चलेगा, मैचिंग चलेगी। भाई जो साल का खर्चा है उसे उसी साल की इनकम में से डिडक्ट करेंगे, और ऐसा करेंगे तो ही हमारा जो प्रॉफिट है, एग्जैक्ट प्रॉफिट हमारा निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये बोलता है हमारा कौन सा, मैचिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट है हमारा 9th कंसेप्ट, जो कि है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमारा क्या बोलता है, वही जैसे कि मैंने बताया कि इसमें बेसिकली जो डबल एंट्री सिस्टम हम फॉलो करते हैं, एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे जो अकाउंटिंग इक्वेशन निकल के आती है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन, वो इसी पर बेस्ड है। तो इसके अंदर हमारा बेसिकली क्या है कि भी एसेट्स है वो किसकी इक्वल रहती है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है,
या फिर यहाँ से आप निकाल सकते हो यूजली, अगर कैपिटल निकालना चाहो तो लाइबिलिटी साइड लेके आ जाना, माइनस हो जाएगी। लाइबिलिटी निकालना चाहो तो कैपिटल आप इधर लेके आ सकते हो। तो ये थे हमारे टोटल 9 कंसेप्ट है। अब हमारा जैसे कि मैंने बताया था, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 तरह से कैटेगराइजेशन किया गया है, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो अब हम बात कर लेते हैं कन्वेंशन की। तो भी अकाउंटिंग कन्वेंशन हमारी कौन कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली अकाउंटिंग कन्वेंशन है ये है आपकी कन्वेंशन ऑफ द फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर काफी इंपॉर्टेंट है कन्वेंशन, और ज्यादातर कन्वेंशन में से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो फुल ऑफ डिस्क्लोजर कन्वेंशन क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑल significant and important information related to the economic affairs of the enterprise should be completely disclosed। कि भाई सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी है। ऑल, वैसे ऑल में इसके अंदर आएगा जो सिग्निफिकेंट है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि भाई वे सारी की सारी एक बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वह डिस्क्लोज करनी है। और इसी कंसेप्ट की वजह से, ड्यू टू दिस कन्वेंशन, फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन की वजह से ही जो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी होती है ना, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी जो होती है उसको हम कहाँ पे शो करते हैं? एज ए फुटनोट उसको शो किया जाता है, फुटनोट के अंदर शो करते हैं अंडर द बैलेंस शीट। जब बैलेंस शीट हम बना लेते हैं ना, जैसे ये बैलेंस शीट यहाँ पे बना ली मैंने, ठीक है, देखिए बैलेंस शीट यहाँ पे बना ली। तो बैलेंस शीट बनाने के बाद यहाँ ऐसे नीचे यहाँ फुटनोट डाल के क्या दिखाते हैं? जो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी उसको शो करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी हमारी कौन सी लाइबिलिटी हो भी, ऐसी लाइबिलिटी हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, लेकिन फिर भी हमें उसको दिखाना पड़ेगा। ये किस वजह से? फुल डिस्क्लोजर। जैसे कोई कोर्ट केस चला हुआ है, हो सकता है कि भाई हम जीत भी जाए, हो सकता है हम हार भी सकते हैं, कोई पक्का कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जो कन्वेंशन बोलता है कि भाई आपको दिखाना है फिर भी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया, कोई भी पेंडिंग कोर्ट केस है या फिर कोई भी गारंटी फर्म ने कोई भी गारंटी दी हुई है तो उसको एज अ फुटनोट्स अंडर द बैलेंस शीट दिखाया जाता है। नेक्स्ट जो कन्वेंशन है, सेकंड जो कन्वेंशन है, सेकंड है हमारी कन्वेंशन ऑफ मेटीरियलिटी, ठीक है, मेटीरियलिटी। ये कन्वेंशन क्या बोलती है? दिस कन्वेंशन, ये बेसिकली क्या है आपका? एक्सेप्शन है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो मेटीरियलिटी कन्वेंशन है ये एक्सेप्शन है किसका? किसका? टू द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। एक्सेप्शन टू द कन्वेंशन ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फुल डिस्क्लोजर जो कन्वेंशन है उसका एक्सेप्शन है। क्यों? फुल डिस्क्लोजर तो क्या बोलता है कि भाई आपको बिल्कुल सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, लेकिन ये जो कन्वेंशन है मेटीरियलिटी की, ये बोलती है कि भाई आपको जो सिर्फ सिग्निफिकेंट ही दिखानी है, जो अनइम्पोर्टेंट है ना, अनइम्पोर्टेंट है, उनको दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो रिलेवेंट है, बिल्कुल सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को दिखाइए, जो अनइम्पोर्टेंट है उनको छोड़ दीजिए। लेकिन फुल डिस्क्लोजर बोलता है कि भी सब अनइम्पोर्टेंट है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, उसको इग्नोर कर सकते हो, नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज। अनइम्पोर्टेंट उसको नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड। लेकिन फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता था कि भी आपको सारी की सारी दिखानी है, ठीक है। तो इसलिए ये बेसिकली इसका क्या है, इस वाली इसका एक्सेप्शन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना हो सके उतना स्टार मार्क लगा लीजिए, जितना हो सके, ठीक है। ये नेक्स्ट कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, ठीक है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और इसको बोलते हैं प्रूडेंस कंसेप्ट, प्रूडेंस। तो ये कन्वेंशन आपकी क्या बोलती है, जो कि आपकी थर्ड वन, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट ऑल एंटिसिपेटेड अनरियलाइज्ड गेन शुड बी इग्नोर। तो ये इसने बेसिकली क्या बोला कि भाई अगर आपको लगता है इन फ्यूचर आपको कोई भी लॉस हो सकता है तो उसको तो आपको रिकॉर्ड करना है। तो इसने क्या बोल दिया, जितने भी एंटिसिपेटेड लॉसेज है, एंटिसिपेटेड लॉसेज है उसको आपको क्या करना, रिकॉर्ड करना है, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। लेकिन जितने भी हमारे ऑल एंटिसिपेटेड गेन है या अनरियलाइज्ड गेन है उनको हमें क्या करना है, इग्नोर करना है, ये बोलता है। और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो इस कन्वेंशन की बात करती हूँ, तो जो इसका एग्जाम्पल होगा, जो ये कन्वेंशन है इसका जो एग्जाम्पल है, ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एक तो आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जो हम प्रोविजन बनाते हैं डाउटफुल डेट्स के लिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डीडी से याद रख लेना, डाउटफुल डेट्स के लिए जो प्रोविजन बनाते हैं
वो सिर्फ और सिर्फ इसी बेस पर बनाते हैं। और जो स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं ना, स्टॉक वैल्यूएशन मैंने क्या बताया था आपको, अभी भी ऊपर बताया था कि जो स्टॉक का वैल्यूएशन होगा वो कैसे होगा, जो मार्केट प्राइस होगा और जो कॉस्ट प्राइस होगा जो भी कम होगा ना, उस पर हम उसको वैल्यूएशन करते हैं। तो यह सब किस कन्वेंशन की वजह से करते हैं, इसी कन्वेंशन की वजह से करते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट आपका ये कन्वेंशन, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल हुआ कंप्लीट, ठीक है। तो मैं तो सोच रही थी 1 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट करा दूंगी क्लास 11th अकाउंट से, लेकिन 1 घंटे से तो ज़्यादा ही लगेगा भाई, क्योंकि अभी तो हमारा सिर्फ अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही हुआ है और अभी आगे हमारा काफ़ी पड़ा है, ठीक है। चलो देखते हैं, मेरे फ़ोन में बैटरी भी थोड़ी कम है, जब तक बैटरी साथ देगी तब तक मैं आपको करा देती हूँ। तो आप ये भी बताना आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ठीक है। इस वीडियो के बेस पे ही मैं फिर और आगे मैराथन ऐसे लेके आऊँगी, नहीं तो फिर यही आपकी लास्ट वीडियो होगी। आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ सब्सिडरी बुक्स के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम ले लेते हैं सब्सिडरी बुक्स। तो देखिए अगर मैं बात करती हूँ सब्सिडरी बुक्स की, तो हमारी जो सब्सिडरी बुक है, तो सब्सिडरी बुक या फिर प्राइमरी बुक या फिर प्रिंसिपल बुक, ठीक है। तो देखिए इसी के बारे में बात कर लेते हैं पहले हम सब्सिडरी बुक के बारे में। तो देखिए एक तो होती है हमारी प्राइमरी बुक, एक तो होती है हमारी प्राइमरी बुक, ठीक है। तो देखिए प्राइमरी बुक, और एक होती है हमारी प्रिंसिपल बुक, प्रिंसिपल बुक, और एक होती है हमारी, जैसे कि मैंने ऊपर नाम ही डाला था, सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक। अगर मैं बात करती हूँ प्राइमरी बुक की, तो जो जर्नल है, ठीक है, या फिर जो सब्सिडरी बुक है, कहीं ना कहीं ये हमारी जो सब्सिडरी बुक है ये भी हमारी क्या है, प्राइमरी बुक है। सब्सिडरी जो बुक है ये भी, यहाँ पे तो वैसे बताया भी सब्सिडरी बुक फिर कौन कौन सी होती है, 2 तरह की बुक होगी, प्राइमरी बुक, प्रिंसिपल बुक और सब्सिडरी बुक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो जर्नल है, जर्नल हमारा क्या है, जर्नल हमारी एक ऐसी है जिसके अंदर हम सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं। जर्नल बेसिकली हमारी क्या है, ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री है। कि भी ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री इसको क्यों बोला, क्योंकि सबसे पहले हमने जो एंट्री की इसी के अंदर की, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, ठीक है। द बुक इन विच द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे जो जर्नल है इसमें हम क्या करते हैं, बिल्कुल फर्स्ट टाइम, बिल्कुल फर्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, जो ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं, फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं जर्नल या फिर बुक ऑफ ओरिजिनल बुक, ठीक है। और जो प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग है ट्रांजेक्शन इन द जर्नल, जर्नल के अंदर जब हम जो प्रोसेस होगी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की, वही हमारा जर्नलाइजिंग कहलाती है। और इसी के साथ ही जब हमने जर्नल एंट्री जो हमने की, जर्नल के अंदर जो हमने जर्नल एंट्री की, और फिर उन एंट्री को जब हम इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो वह हमारी पोस्टिंग कहलाती है। और पोस्टिंग कहलाती है मीन्स हम वहाँ पे क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ठीक है। तो जो जर्नल है वह तो हमारा कहलाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और उसके बाद हम बनाते हैं एक लेजर, ठीक है। लेजर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा ना प्रिंसिपल बुक, तो प्रिंसिपल बुक हम किसको बोलते हैं, लेजर को बोलते हैं। और इसी के साथ ही जो कैश बुक है इसको भी हम क्या बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल बुक हम बोलते हैं। मैंने आपको क्या बताया एक बार फिर से सुनना, जर्नल इज कॉल्ड द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, ये आपको ध्यान रखना है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है जर्नल। और लेजर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक, लेजर हमारा क्या है, प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री है। फिर जो जर्नल है उसको फिर फर्दर डिवाइडेड किया गया है, ठीक है। जर्नल को फर्दर डिवाइडेड किया गया है, जैसे हमारा कैश बुक है या फिर सब्सिडरी बुक है या फिर हमारा आगे अदर डे बुक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ सब्सिडरी बुक की, तो सब्सिडरी बुक के अंदर हमारा कौन सा आएगा, जैसे हमारी परचेज बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, उसके बाद हमारी कोई भी हमारी जो सेल्स बुक है, ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक है। तो ये सारी की सारी हमारी क्या कहलाएंगी, सब्सिडरी बुक कहलाएगी, या फिर इनको अदर डे बुक भी बोलते हैं। आप इनके नाम चाहो तो लिख सकते हो कि जो ये बुक है, या जैसे बिल्स रिसीवेबल बुक है, बिल्स पेबल बुक है, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगी, हमारी अदर डे बुक भी कहलाएंगी। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बनता है ना वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। यहाँ पे ये तो सब आपको पता ही है कि भी परचेज बुक है, परचेज बुक के अंदर हम जितने भी परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी उनको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और जो हमारी सेल्स बुक है, सेल्स से ये सब तो आपको पता है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे मुझे इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पे जो मेन मुझे आपको बताना है वो मैं आपको बता देती हूँ, जर्नल प्रॉपर के बारे में। यहाँ से लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आपका पूछ रखा है, तो जर्नल प्रॉपर के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सब्सिडरी बुक के अंदर ही हमारा एक आता है जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर। तो ये हमारा बेसिकली क्या, इसके अंदर हमारी कौन सी ट्रांजेक्शन है, कौन सी एंट्री है जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं।
जो भी हमारी, देखिए जो हमने परचेज बुक से रिलेटेड, बुक में आ गई हमारी परचेज से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड सेल्स में, तो उन सब में बुक्स में जो हमारी जो ट्रांजेक्शन आ जाएगी, उसके बाद फिर जितनी भी ट्रांजेक्शन हमारी बच जाएगी, जो ये ऊपर बुक है परचेज रिटर्न, सेल्स से रिटर्न आपकी, ठीक है, फिर आपकी बिल्स रिसीवेबल है या बिल्स पेबल है, तो इन बुक के अलावा फिर और जितनी भी ट्रांजेक्शन हमारी बच जाएगी, तो वे सारी की सारी हमारी किस में आ जाती है, वे जाती है हमारी जनरल प्रॉपर में। कैसे, फॉर एग्जांपल हमने परचेज की है या फिर सेल किया है, किसको, जो भी हमारी एसेट्स है, ठीक है, तो वो कहाँ पे जाएगी, हमारी जनरल प्रॉपर के अंदर जाएगी। कोई भी एक्सपेंसेस हमने किया है, ठीक है, इसी के साथ ही कोई भी रेक्टिफिकेशन एंट्री है, एरर हमारी हो चुकी है, एंट्रीज है हमारी, एडजस्टिंग एंट्रीज है हमारी, एडजस्टिंग एंट्रीज है, ये सारी की सारी हमारी, कोई भी हमारी जो ओपनिंग एंट्री है, जो हम ओपनिंग एंट्री करते हैं, या फिर क्लोजिंग एंट्रीज, हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्रीज, तो ये सब हमारी किसके अंदर आएगी, जनरल प्रॉपर में। तो लास्ट ईयर यहाँ से आपका क्वेश्चन आ रखा, तो ये भी आप थोड़े से ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसके बाद अभी मैं आपको बता देती हूँ, इसके बाद जो नेक्स्ट हम कर लेते हैं, ये मैंने आपको बता दिया अप्रोच। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, क्लासिफिकेशन ऑफ द लेजर अकाउंट्स, ठीक है, तो ये और देख लीजिए आप। जो लेजर अकाउंट है उसको क्लासिफाई किया गया है, लेजर अकाउंट का क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर अकाउंट, ठीक है। तो देखिए दो तरह से इसको क्लासिफाई किया गया लेजर अकाउंट को, परमानेंट अकाउंट से और टेम्परेरी अकाउंट से। तो दो तरह से क्लासिफिकेशन है, क्या, एक तो आपका परमानेंट अकाउंट और सेकंड आपका टेम्परेरी अकाउंट। तो अब देखिए किसको हम परमानेंट अकाउंट कहेंगे और किसको टेम्परेरी अकाउंट कहेंगे। अगर मैं बात करती हूँ परमानेंट अकाउंट की, तो ऑल परमानेंट अकाउंट्स आर बैलेंस्ड एंड कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। जितने भी परमानेंट अकाउंट होंगे उनका बैलेंस हम निकालते हैं और उसको नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो इसके अंदर आपकी जितनी भी एसेट्स है, ठीक है, ऑल एसेट्स हमारी, लाइबिलिटीज है, इसी के साथ ही जो कैपिटल अकाउंट है, जो कैपिटल अकाउंट है, ये हमारे बेसिकली क्या है, परमानेंट अकाउंट है। और सारे के सारे परमानेंट अकाउंट है वे हम कहाँ पे दिखाते हैं, ऑल परमानेंट अकाउंट आर शोन इन बैलेंस शीट के अंदर आएंगे। ये दो बातें आप ध्यान में रखना, ठीक है, और इनका जो बैलेंस इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे टेम्परेरी अकाउंट की। तो टेम्परेरी अकाउंट्स आर क्लोज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। इनको क्लोज कर दिया जाता है बाय ट्रांसफरिंग देम टू द ट्रेडिंग या फिर P&L अकाउंट में डालकर इनको क्लोज कर देंगे। जितने भी हमारे रिवेन्यू है, ऑल रिवेन्यू अकाउंट है, और हमारे एक्सपेंसेस है, और जितने भी हमारे एक्सपेंसेस अकाउंट है वे हमारे क्या है, टेम्परेरी अकाउंट है। तो ये दो बातें ध्यान रखना। परमानेंट में हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जो अकाउंट्स है उसको क्लोज नहीं करते, टेम्परेरी में क्लोज कर देते। तो क्लोज कैसे होगा, जब हमने उसको ट्रांसफर कर दिया P&L अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में। और ऑल रिवेन्यू और एक्सपेंसेस हमारे टेम्परेरी अकाउंट है, और सारे के सारे जो भी हमारे एसेट्स लाइबिलिटीज है ये हमारे क्या है, जो कैपिटल अकाउंट है, ये सारे के सारे हमारे क्या है, परमानेंट अकाउंट है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम करेंगे एक छोटा सा टॉपिक और है, इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ये मैं आपको करा देती हूँ। तो देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने आपको बता दिया, अभी मैं आपको बता देती हूँ वाउचर्स के बारे में और, ठीक है। वाउचर्स, तो देखिए अगर मैं बात करती हूँ वाउचर्स की, तो वाउचर्स क्या है, अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन। वाउचर बेसिकली क्या है, ये एक एविडेंस है, किसका एविडेंस है, ऑफ ट्रांजेक्शन का, ठीक है, कि भाई हाँ ये ट्रांजेक्शन हुई है, उसका जो एविडेंस है वह हमारा क्या कहलाता है, इसको हमें वाउचर भी बोलते हैं और इसको सोर्स डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है। वाउचर भी बोलते हैं और इसको सोर्स डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। तो ये क्या है, एविडेंस है ट्रांजेक्शन का, तो ये आपको पता होना चाहिए। एट द टाइम देयर मे बी नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर अ सर्टेन आइटम्स एज इन केस ऑफ पेटी एक्सपेंसेस। हाँ कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि भी जहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपके वाउचर्स हो, जो बिल्कुल छोटे मोटे आपके एक्सपेंसेस है, लेकिन इन सच केस वाउचर्स में प्रिपेयर शोविंग द नेसेसरी डिटेल्स एंड गुड। तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, वाउचर्स हमारे होने चाहिए, क्योंकि ये दिखाते कि भाई हाँ ये ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है। तो जितने भी रिकॉर्डिंग करते हैं हम, ऑल रिकॉर्डिंग जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर की जाती है वो वाउचर्स के बेस पर ही की जाती है, ठीक है। और इसी के साथ ही
जो अगर हम बात करते हैं जो वाउचर्स है, कोई ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे वाउचर्स की भी आपकी टाइप गिवन है। तो 3 तरह के आपके वाउचर्स है। तो देखिए वाउचर्स की अगर टाइप की बात करती हूँ मैं, तो 3 टाइप्स है हमारे किसके, वाउचर्स के। तो जो फर्स्ट टाइप है उनको मैं दिखा देती हूँ। देखिए 3 टाइप्स है हमारे वाउचर की। एक तो हमारा ट्रांजेक्शन वाउचर, ये आपको अच्छे से करना, डीएसएसबी में यहाँ से क्वेश्चन आ रखा वाउचर से, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन वाउचर हमारे कौन से होते हैं? अ ट्रांजेक्शन विद 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट इज अ सिंपल ट्रांजेक्शन। जो सिंपल ट्रांजेक्शन हम किसको बोलते हैं? जिसमें हमने एक ही डेबिट हुआ, एक अकाउंट को क्रेडिट किया है। एंड अकाउंटिंग वाउचर्स प्रिपेयर फॉर सच ट्रांजेक्शन इन नोन एज ट्रांजेक्शन वाउचर। तो ट्रांजेक्शन वाउचर्स बेसिकली कौन से होंगे? ऐसी ट्रांजेक्शन के लिए जिसमें सिर्फ एक ही डेबिट है और एक ही हमारा क्या क्रेडिट है। तो ऐसी ट्रांजेक्शन के लिए जो वाउचर बनाए जाते हैं उनको ट्रांजेक्शन वाउचर बोलते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा है कंपाउंड वाउचर। कंपाउंड वाउचर, तो अब देखिए कंपाउंड वाउचर हमारे कौन से वाउचर है? वाउचर विच रिकॉर्ड्स अ ट्रांजेक्शन दैट इंटेल्स मल्टीपल डेबिट एंड 1 क्रेडिट। तो कंपाउंड वाउचर में हमारा बेसिकली क्या होगा? मल्टीपल डेबिट हो गए तो 1 क्रेडिट होगा, एक क्रेडिट होगा, ठीक है। या फिर और मल्टीपल क्रेडिट होंगे तो एक डेबिट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? एक अकाउंट तो एक ही रहेगा, या तो डेबिट है एक है तो फिर जो क्रेडिट है वे मल्टीपल अकाउंट मिलेंगे, या फिर मल्टीपल आपके क्रेडिट है तो डेबिट एक मिलेगा। तो उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो वाउचर्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं कंपाउंड वाउचर्स। इसी के साथ ही नेक्स्ट है जो कि आपकी थर्ड टाइप है, जिसको कि बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। देखिए ना, कॉम्प्लेक्स वाउचर और जनरल वाउचर भी इसको बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स वाउचर और इसको क्या बोलते हैं, ये मैंने इधर ही लिख दिया, या फिर इसको क्या बोलते हैं? जनरल वाउचर, ठीक है। तो बेसिकली वे वाउचर विच रिकॉर्ड द मल्टीपल डेबिट एंड मल्टीपल क्रेडिट। तो ये हमारे कैसे वाउचर्स होंगे? जिसमें आपको मल्टीपल डेबिट देखने को मिलेंगे और मल्टीपल क्रेडिट, मीन्स ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें मल्टीपल डेबिट मल्टीपल अकाउंट्स डेबिट हुए हैं और मल्टीपल अकाउंट्स क्रेडिट हुए हैं। तो उनके लिए जो हमने वाउचर्स, उन ट्रांजेक्शन के लिए जो वाउचर्स है वे कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स वाउचर और जनरल वाउचर, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका ये पूछा गया था, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ रखा, कब? इसमें DT+B के अंदर आपका आ रखा, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे अभी मैं आपको करा देती हूँ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में मैंने आपको बता दिया है। कैश बुक के बारे में भी शायद मैंने आपको बताया है, तो ये हो चुका है। अब इसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट है वो कर लेते हैं। तो देखिए कैश बुक के बारे में नहीं बताया शायद मैंने आपको, ठीक है। तो चलिए कैश बुक के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जो कैश बुक है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि हमारी कैश बुक क्या है। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट है कैश बुक भी। सब्सिडरी बुक तो मैंने बताया था आपको। कैश बुक देखिए, सबसे पहले तो आपको याद रखना कि जो कैश बुक है ना वो अचीव अ ड्यूल पर्पज, 2 तरह से काम करती है, 2 पर्पज से। इट इज बोथ अ सब्सिडरी बुक भी हम इसको बोलते हैं और प्रिंसिपल बुक भी इसको बोलते हैं। तो ये जरूर आपको ध्यान में रखना है। जो कैश बुक है ये आपकी सब्सिडरी बुक भी एज वेल एज प्रिंसिपल बुक भी है, ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। दोनों का ही काम करती है ये। तो जब एक कैश बुक हम मेंटेन करते हैं, जो ट्रांजेक्शन ऑफ कैश आर नॉट रिकॉर्डेड इन द जर्नल। अगर हमने कैश बुक बना ली ना तो फिर जो ट्रांजेक्शन कैश से रिलेटेड है उसको हम जर्नल के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते, जर्नल के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। और इसी के साथ ही क्योंकि सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन है जो कि कैश से रिलेटेड है डायरेक्टली फर्स्ट टाइम ही हम उसको किस में कर लेते हैं? कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इसलिए इसको सब्सिडरी बुक बोलते हैं या फिर इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। और जब हमने कैश बुक मेंटेन कर ली तो फिर हम अलग से कैश अकाउंट नहीं बनाते इन लेजर्स के अंदर। तो इसीलिए ये जो आपकी जो कैश बुक है ये कैश अकाउंट का भी काम करती है। तो इसलिए हम इसको प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो प्रिंसिपल बुक हम किसको बोलते हैं? लेजर। जो लेजर है, लेजर को ही बोलते हैं ना। लेजर का मतलब क्या? अकाउंट्स प्रिपेयर करना। तो अगर कैश बुक हमने बना ली तो फिर कैश बुक में ही हमने डायरेक्ट एंट्री कर दी, तो अलग से जर्नल के अंदर एंट्री नहीं की, जर्नल के अंदर एंट्री नहीं की। तो इसलिए हमें जर्नल के अंदर एंट्री नहीं करने का मतलब क्या कि डायरेक्टली हमने फर्स्ट टाइम ही कैश बुक के अंदर एंट्री की है, तो इसलिए इसको सब्सिडरी बुक
या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोल दिया, और हमने अलग से कैश अकाउंट नहीं बनाया तो इसलिए इसको लेजर बोल दिया, इसलिए इसको प्रिंसिपल बुक बोल दिया। तो ये है बेसिकली आपका कैश अकाउंट। और जो कैश बुक है इसको सभी तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, चाहे स्मॉल है, चाहे प्रॉफिट है, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया कि ये सर्व करती है पर्पज ऑफ बोथ जर्नल एज वेल एज द लेजर। इसको जर्नल भी बोलते हैं, लेजर भी बोलते हैं, इसको सब्सिडरी भी बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे टाइप्स ऑफ कैश बुक की बात करती हूँ तो देखिए ये इतना ज़्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट, फिर भी बता देती हूँ। टाइप्स ऑफ कैश बुक, तो अलग अलग टाइप की आपकी कैश बुक है। सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें आपको एक ही कॉलम रहेगा जो कि रहेगा आपका कैश का, ठीक है। फिर सेकंड है आपका डबल कॉलम कैश बुक, एक होती है आपकी ट्रिपल कॉलम